Hello everyone, welcome back to my new video. This is Krishna Talwar and welcome to you all my channel Krishna Talwar 360. तो आज करने वाले हैं हम जो क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, ये इकोनॉमी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। तो आज हम पालमपुर गांव की कहानी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अगर देखें तो 8th क्लास तक 6th 7th 8th में इकोनॉमी पार्ट जो नहीं दे रखा है, क्लास 9th में ही क्या है जो इकोनॉमी पार्ट है। तो आप यकीन मानिए कि आज के बाद आपका जो इकोनॉमी से डर बिल्कुल दूर होने वाला है। हम बिल्कुल अच्छे से बारीकी से क्या है इसका अध्ययन करेंगे और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो बिना किसी देरी से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपने जो है पालमपुर गांव की कहानी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम, ये देखो पालमपुर गांव की कहानी। तो यहाँ से सबसे पहले देखें इसका अवलोकन दे रखा है, इससे हम बिल्कुल अच्छे से बारीकी से जान लेते हैं। तो आइए पहले इस चैप्टर का अवलोकन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर जाने हम कि इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, तो इस चैप्टर का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो उत्पादन से संबंधित कुछ क्या है विचारों से परिचित कराना है। जो आपको क्या है कुछ उत्पादन से संबंधित क्या है परिचय कराना है। ऐसे हम क्या एक काल्पनिक गांव, अगर देखें सबसे पहले क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या है पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में बैठा लेना है। पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है। पालमपुर में क्या है जो खेती क्रिया मतलब मुख्य क्रिया है। देखें जो मुख्य क्रिया क्या आ जाएगी पालमपुर की, तो पालमपुर की जो मुख्य क्रिया है वो खेती है, जबकि अन्य क्रियाएं जैसे अगर देखें तो खेती के अलावा भी क्या है यहाँ पर अन्य क्रियाएं होती हैं कुछ। तो उसमें से देखेंगे जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण है, डेयरी है, परिवहन है। ये क्या है इसके अन्य कुछ क्रियाएं होती हैं जो पालमपुर में है। आदि क्या है सीमित स्तर पर की जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट है इस उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगर जो अन्य क्रिया दे रखी हैं उसके लिए क्या है विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। यथा देखेंगे जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं और मानव प्रयास, और देखेंगे आगे क्या है मुद्रा आदि, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जो अन्य क्रियाएं हैं। बाकी सभी के बारे में अच्छे से डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले खेती के बारे में जानेंगे, जो इसका मुख्य व्यवसाय क्रिया है जो क्रिया है कृषि है। उसके बाद में विनिर्माण देखेंगे, डेयरी देखेंगे और उसके बाद में क्या है परिवहन देखेंगे। सभी को हम क्या है स्टेप टू स्टेप क्या है देखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। बिल्कुल अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा चैप्टर। देखिए तो पालमपुर की कहानी में विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार क्या है समाहित होते हैं, मतलब किस प्रकार क्या है जो संसाधन है वो जुटाए जाते हैं, वो सभी के बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट देखेंगे परिचय। एक बार परिचय जान लेते हैं पालमपुर गांव का। इसमें से बहुत सारे कुछ क्वेश्चन निकलते हैं, आपको बिल्कुल याद रख लेने, हम बताते जाएंगे बिल्कुल आपको। देखिए सबसे पहले परिचय देख लें तो पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। तो देखें जो पालमपुर गांव है आपका वो अन्य गांव से भी जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे नेक्स्ट है कि एक बड़ा गांव रायगंज, तो इसका जो पड़ोसी गांव है वो रायगंज है। इस पर बिल्कुल आप नोट कर लें इसे। पालमपुर से क्या 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये गांव है। जो प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को क्या है रायगंज और उससे आगे निकट छोटे कस्बों शाहपुर से जोड़ती है। अगर देखेंगे एक और गांव यहाँ पर निकल कर सामने आया जिसका नाम है शाहपुर। तो देखेंगे एक जो गांव है रायपुर से आगे है, जो क्या है रायपुर और क्या है आपका रायगंज है और आपका शाहपुर है और पालमपुर है। तो ऐसे करके देखें तो तीनों गांव एक तरीके से एक ही सड़क पर या रोड पर पड़ते हैं। आगे देखेंगे इस सड़क पर गुड़ और क्या है अन्य वस्तुओं से लदे बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्गी से लेकर के अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। अगर देखें इन रोडों पर क्या है ये विभिन्न प्रकार के वाहन देखे जा सकते हैं। आगे चलते नेक्स्ट। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार हैं। यहाँ पर देखो स्पष्ट बात है कि यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि लगभग 450 परिवार हैं। आपको यहाँ पर जनसंख्या का मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पर क्या है हमें परिवारों के बारे में बताया कि कितने परिवार हैं। यहाँ पर 450 परिवार है, जनसंख्या का कोई मेंशन नहीं है। और देखेंगे गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। तो इसमें देखेंगे जो उच्च जाति के 80 परिवार ऐसे हैं जिनके पास में अधिक जमीन है, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, उच्च जाति के हैं जो। आगे देखेंगे इनके मकान क्या है
ईंटों से, सीमेंट से बने हुए हैं। बिल्कुल आप ध्यान रख लेना है, इनके जो मकान हैं किससे बने हुए हैं, ईंटों से और सीमेंट से बने हुए हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अनुसूचित जाति जिन्हें हम दलित कह सकते हैं कि लोगों की संख्या गांव में कुल जनसंख्या का 1/3 है। अगर देखें इनका क्या है, जो दलित हैं उनकी संख्या कितनी है गांव में, 1/3 है। वे गांव को एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं जिसमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है, यहाँ तक देखते हैं तो क्या है, अधिकांश के घरों में ज़्यादातर देखेंगे तो बिजली है। अगर हम गौर करें पूरे के पूरे पालमपुर जो गांव है इसकी कहानी में, तो जो पालमपुर गांव में एक तरीके से पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं कह सकते इस गांव को, और क्या है एक तरीके से क्या है इसे अविकसित भी नहीं कह सकते। एक तरीके से क्या है, इसमें विकास तो है परंतु पूर्ण रूप से विकास नहीं है। बाकी जो लोगों को सुविधाएं चाहिए वो सारी की सारी सुविधा है, एक तरीके से सुविधाजनक गाँव हमें प्रतीत नजर आता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट है, जो आगे देखें तो देखो खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इनका उपयोग का विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। जो नलकूपे देखें तो बिजली बिल्कुल पूर्ण रूप से गांव में है, और क्या है जो नलकूपे किससे चल रहे हैं, बिजली से ही चल रहे हैं। देखिए पालमपुर में क्या है, 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। इसमें देखेंगे 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और 1 हाई स्कूल है। गाँव में 1 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 निजी औषधालय भी है जहाँ रोगियों को उपचार किया जाता है। तो देखेंगे यहाँ से देखें तो यहाँ पर 2 मतलब प्राथमिक स्कूल हैं, 1 हाई स्कूल है तथा देखें तो राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 निजी औषधालय भी है। देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। अब देखेंगे जो पालमपुर में क्या क्या कौन कौन सी जो उत्पादन गतिविधियां होती हैं, जो हमारा मेन उद्देश्य है इकोनॉमी का यही है कि एक तरीके से इसमें किस प्रकार की क्या है उत्पादन गतिविधि होती है वो हमें जानना है। तो देखते हैं इसमें अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें हम गैर कृषि क्रियाएं मतलब कहा जाता है। देखिए कृषि के अलावा क्या है पर जो गैर कृषि क्रियाएं भी की जाती हैं, जो हमने आपको पहले बता दिया था जब हमने देखा था स्टार्टिंग की थी चैप्टर की। देखो लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदार आदि इसमें शामिल हैं, खेती के अलावा जो अन्य काम करते हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। इसके अगर देखें इन सभी पर विचार करने के बाद में क्या है, हम इस पर भी विचार करेंगे, जो गैर कृषि जो क्रियाएं हैं इन पर भी विचार करेंगे। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब यहाँ से देखते हैं, देखो उत्पादन का संगठन देखते हैं। देखो उत्पादन का उद्देश्य ऐसे वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन का उद्देश्य है ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनमें हमें आवश्यकता है। देखें जिनकी हमें आवश्यकता है ऐसी वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। बिल्कुल ध्यान रखना इस पॉइंट को कि इसमें क्या है, 4 चीज़ें ऐसी जो उत्पादन में शामिल हैं। पहला देखेंगे तो भूमि है भाई, अगर देखें पहला भूमि है, दूसरा आ जाएगा आपका श्रम, और तीसरा आ जाएगा आपका भौतिक पूंजी, और चौथा देखेंगे आगे। तो देखेंगे सबसे पहले आप भूमि देखें तो देखो भूमि के अलावा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल है, वन है, खनिज भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा आवश्यकता है हमारी श्रम, अर्थात जो क्या है काम, मतलब लोग काम करते हैं। अगर गौर करें जो किसी उद्योग को चलाने के लिए क्या है, सबसे पहले जो आवश्यकता भूमि की है। आपने देखा होगा जो भी कंपनियां फैक्ट्रियां स्थापित की जाती हैं वो किसी न किसी भूमि पर स्थापित की जाती हैं। फिर उसके बाद में जब हम कंपनियां खोल लेते हैं तो फिर हमें क्या है, काम करने के लिए वर्कर चाहिए, हमें श्रमिक चाहिए, जो एक तरीके से श्रम अथवा जो लोग काम करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें अगर काम के लिए देखें तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पढ़े लिखे और एक तरीके से जो कम पढ़े लिखे होते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो एक तरीके से HR वगैरह का काम करते हैं या लिखाई पढ़ाई का जो काम है वो करते हैं। जो अनपढ़ होते हैं वो क्या है, बोझा ढोने या ऐसे अन्य प्रकार के काम करते हैं। तीसरी आवश्यकता देखें तो भौतिक पूंजी आ जाएगी आपकी। भौतिक पूंजी में देखें तो ये भी क्या है, 2 प्रकार से बांट रखी है इस चैप्टर में, वो देखते हैं भौतिक पूंजी में। अगर पहला देखें तो कै इसमें दे रखा, देखो औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर क्या है, परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। तो ये हैं हमारे कौन से, एक तरीके से कै प्रकार के, मतलब पहली जो कैटेगरी में है वो हमारी भौतिक पूंजी कौन सी है, औजार, मशीन और भवन आ जाते हैं। और देखेंगे नेक्स्ट है औजार, मशीन और भवन का उत्पादन में कई वर्षों तक क्या है प्रयोग होता है, और इन्हें क्या है स्थायी पूंजी कहा जाता है।
स्थायी पूंजी एक तरीके से हमारा जो परमानेंट है, जैसे आपकी स्थायी पूंजी क्या है, जमीन है, जमीन को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाते, तो हमारी जो स्थायी पूंजी क्या आ जाएगी, हमारी जमीन हो जाएगा। और जो वहाँ पर जो मशीनें हैं वो हमारी क्या है एक तरीके से, और औजार भी हैं वो हमारी स्थायी पूंजी है। अब देखेंगे कच्चा माल, और इसे पॉइंट कर लो, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, ये बिल्कुल पॉइंट कर लेना। देखते हैं अगला है हमारा कच्चा माल और नगद मुद्रा। ये हमारा आ जाएगा हमारा सेकंड में है, जो आपका भौतिक पूंजी का दूसरा पार्ट है। इसमें देखेंगे उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत है, कुम्हार द्वारा प्रयोग किए जाने वाली मिट्टी है। तो एक ये एग्जाम्पल लिए हैं क्या है, कच्चे माल के। इसी प्रकार क्या है, फैक्ट्री और कंपनी में क्या कच्चा माल कोई भी हो सकता है, जैसे जूट है, कपास है, पटसन है, ये कपड़ा बनाने के लिए और बोरी बनाने के लिए काम आते हैं। और अन्य में देखें तो जो लोहा इस्पात है या आपका जितने भी आपके खनिज हैं वो सभी के सभी कच्चे माल की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे, तो उत्पादन के क्या है दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। अगर देखें भाई, हमें सीधी बात है, अगर हमें कुछ कच्चा माल खरीदना है तो उसके लिए क्या है, हमें पैसे चाहिए, तो पैसे से क्या हम कच्चा माल खरीद सकते हैं। और देखें ना, कच्चा माल तथा नगद पैसों को क्या है, कार्यशील पूंजी। इस पॉइंट को याद रखना कि कार्य पूंजी किसे कहते हैं। कार्य पूंजी मतलब एक मतलब टिकी नहीं हुई है, क्या है देखें तो कार्यशील है, आज मेरे पास है तो कल तुम्हारे पास, एक तरीके से क्या है वो कार्य कर रही है। तो जिसमें क्या आ जाएगा, हमारा कच्चा माल भी आ जाएगा। क्योंकि क्या है कच्चा माल क्यों है, क्योंकि कच्चा माल को देखें तो कच्चे माल को हमने खरीदा, उसे क्या हमने तैयार माल बनाकर क्या है बिक दिया, तो एक तरीके से चलित है, हमारे पास आया, हमने तैयार माल करके बिक दिया तुरंत। उसके बाद में ऐसे ही हमारा क्या है नगद पैसा है, हमने क्या है जो कच्चा माल खरीदा वहाँ पैसा दिया, उसके बाद में क्या है हमने जो तैयार माल किया है तो उसे क्या है बेच दिया, उसके बदले हमने पैसे लिए हैं। तो ऐसे करके क्या है दोनों ही ये क्या है कच्चा माल और नगद है, क्या है कार्यशील पूंजी है ये हो जाएगा। और देखेंगे औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। सीधी बात अभी क्या है, जब उत्पादन का हो जाता है तो ये क्या है समाप्त हो जाती हैं। चलते हैं अगला, नेक्स्ट है जो हमारा चौथा देखेंगे, जो हमने आपको बताया था एक चौथा आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु क्या है बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। ये एक तरीके से क्या हमारा चौथा कारक आ जाएगा, कि चौथे में क्या हो जाएगा हमारा कि हमें उस जो हमने माल बनाया है अपना, उसे हमें बाजार में भी तो बेचना है, ये हो जाएगा। आजकल इसे क्या हम मानव पूंजी कहते हैं, एक तरीके से क्या है इसे आजकल हम मानव पूंजी कहते हैं, क्योंकि मानव ही क्या है बाजारों में क्या है सामान को खरीदता है और मानव ही उसे बेचता है, तो इसलिए क्या है उसे मानव पूंजी कहा है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये एक फैक्ट्री का आप चित्र देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो फैक्ट्री में जो काम कर एक तरीके से क्या कर रहे हैं, कारखानों मशीनों पर क्या है कार्य करते श्रमिक हैं, इनका एक तरीके से फोटो आप देख सकते हो। यहाँ पर कहा जाता है कि मानव पूंजी के विषय में आमतौर पर अधिक अध्याय हम अगले चैप्टर में करेंगे भैया, क्योंकि संसाधन अगर देखिए ज्योग्राफी का टॉपिक अगर देखें तो इसमें संसाधन में क्या है एक तरीके से देखिए 3 प्रकार के होते हैं, आपका प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो इस प्रकार क्या है इन्हें हम ज्योग्राफी में देख सकते हैं, वैसे इकोनॉमी के पार्ट थोड़े थोड़े हैं ये देखेंगे आगे। नेक्स्ट है जो हमारा, तो अब जानते हैं हम पालमपुर की खेती के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से क्या है पालमपुर की जो कहानी है वो स्टार्ट हो जाती है आपकी कि पालमपुर में खेती। देखें तो हमने सबसे पहले देखा था कृषि के बारे में देखा था, सबसे पहले देखेंगे हम कृषि के बारे में जानेंगे, उसके बाद में जानेंगे हम जो अन्य क्रियाएं होती हैं उनके बारे में जानेंगे। और यहाँ से क्या है जो हमारे किसी कंपनी या फैक्ट्री में जो मुख्य क्या है तत्व थे, देखें सबसे पहले श्रम है, पूंजी है और उसमें लगे हुए जो लोग हैं वो क्या है उनके बारे में भी हम यहाँ पर क्या है डिटेल से जानते चलेंगे, वो भी हम पॉइंटों को कवर करते चलेंगे। और जो पालमपुर में जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में भी हम क्या है अच्छे से कवर करते चलेंगे, क्योंकि हमें पता है पालमपुर में 75% लोग क्या है खेती से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार क्या है सारे पॉइंटों को हम अच्छे से जानते चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर कि भूमि स्थिर मतलब स्थिर है, ये आप जानते एक तरीके से भूमि स्थिर। पालमपुर में क्या है खेती उत्पादन की मतलब प्रमुख क्रिया है। अगर देखें पालमपुर में जो खेती है वही एक तरीके से प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि 75% है लोग अपनी आजीविका के लिए क्या है खेती पर निर्भर हैं। यहाँ पर देखें वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा होता है। देखें तो जो एक खेती में जो काम कर रहे हैं इनका जो क्या है उत्पादन क्या है खेतों से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्या है 75% जो लोग हैं क्या है कृषि से जुड़े हुए हैं। लेकिन याद रखिए कृषि उत्पादन एक क्या है
मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होती है। आपको पता है क्योंकि भूमि स्थिर है तो क्या है, इसलिए क्या है, यहाँ का देखेंगे जो खेती में प्रयुक्त जो भूमि है वो क्षेत्र है वो वस्तुतः स्थिर है, इसलिए कहा है। देखेंगे नेक्स्ट, अगर ये जानने की कोशिश करें तो बस इतना सा पॉइंट दे रखा इस सब में से कि क्या है जो 1960 के बाद में क्या है और आज तक भी क्या है जो भूमि का विस्तार नहीं हो पाया, जो भूमि है उतनी की उतनी ही है। अगर देखिए विस्तार हम किस प्रकार कर सकते हैं कि जो बंजर भूमि है उसे उपजाऊ बनाकर या जो जंगलों को काट कर, वैसे ही गलत है। बाकी क्या है इस प्रकार हम भूमि का विस्तार कर सकते हैं, बाकी अभी तक उसमें क्या है हुआ नहीं है पालमपुर में। इतना ही पॉइंट दे रखा, बाकी हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि क्या आपको बस हमारा जो मोटिव है समझाना है और जो जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा आएंगे वो हम आपको डिटेल से बताते चलेंगे। तो चलते हैं आगे। देखो क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, ये भी एक तरीके से देखें तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट दे रखा है इसमें। अगर सारा कुछ देखें अच्छे से डिटेल से इसमें जानने की कोशिश करें तो हमें इतना ही मिलेगा इसमें कि क्या है उस भूमि पर से क्या है अधिक पैदावार किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले देखें तो उस ज़मीन पर क्या हम 2 या मतलब 3 फसलें ले सकते हैं। जैसे हमने इसमें देख सकते हो आप, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, ये एक तरीके से हम, और एक है जायद फसल, ये 3 प्रकार की फसल ले सकते हैं। उसके अलावा क्या है हम क्या कर सकते हैं, कुछ रसायन देखें तो जो केमिकल डालते हैं खेतों में उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर देखें वो थोड़ा सा हानिकारक होता है क्योंकि क्या है उससे क्या है फसल तो अच्छी हो जाती है परंतु क्या है जब वो ज़मीन पर पड़ता है तो उससे क्या है उर्वरता खत्म हो जाती है। टोटल इसमें देखें आप पॉइंट को पढ़ सकते हो सारा का सारा, इतना इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ फसलों की बात की गई है, बस यहाँ पर देखें जैसे यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा सा आपको मैं बताऊँ। देखो इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको खरीफ की फसल भी है और जिसमें क्या है आपका जैसे ज्वार है, बाजरा है, इस प्रकार की फसलों की बात की गई है। और ऊपर देखें तो ज़्यादातर आपको कुछ नहीं है। इसके बाद क्या अक्टूबर और दिसंबर के बीच क्या आलू की खेती यहाँ पर होती है। इन्हें भी थोड़ा सा पॉइंट को याद रखें कि आलू की खेती पूछ सकता है कि कब होती है, तो अक्टूबर और से दिसंबर तक के बीच में क्या है आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में रबी में क्या है खेत में जो गेहूँ उगाया जाता है। आपको पता है जो गेहूँ है आपकी रबी की फसल है। उत्पादित गेहूँ में से क्या है परिवार खाने के लिए क्या है रखकर शेष गेहूँ किसान क्या है रायगंज की मंडी में क्या है बेच देता है। भाई जितना किसान को चाहिए उसे बचाकर बाकी क्या है वो रायगंज या अन्य किसी मंडी में बेच सकता भी, सीधी बात है। अगर गन्ने की यहाँ पर बात की गई है तो गन्ने का आपको मैं बताऊं कि गन्ना क्या है एक तरीके से इस प्रकार की फसल है कि वो 1 साल में उगाई जाती है, उसे क्या है 1 साल बाद काटा जाता है। अगर देखें तो दिसंबर, जनवरी या फरवरी में क्या है 3 महीने में इसकी फसल काटी जाती है, बाकी क्या है पूरे साल ही होती है। इसके क्या है कच्चे रूप में देखें तो इससे क्या बनता है, गुड़ है, चीनी भी बनती है वैसे तो। इसमें हाथ देखो अपने कच्चे रूप में क्या है गुड्स के रूप में क्या है इसे शाहपुर के व्यापारी को बेचता है एक तरीके से गन्ने को, इस प्रकार है। आगे देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 3 अलग अलग फसलें क्या है बोते हैं, क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई है, उसका मुख्य प्रभाव पड़ा है कि सिंचाई की पद्धति बदल गई है। ये है तब तक किसान कुएं से रहट द्वारा क्या है पानी, एक तरीके से रहट एक प्रणाली है जिसमें कुएं में क्या है एक तरीके से एक जो पट्टा होता था उस पर क्या बाल्टियां बंधी होती थी, इस प्रकार क्या रहट प्रणाली थी, उसे खींचा जाता था जिसके क्या है पानी आता था। पहले ये था, बाकी अब क्या है नलकूप आ चुके हैं जिसके कारण क्या है आसान हो चुका है और भी खेतों को पानी देना। भाई तो नेक्स्ट देखेंगे अब अगर इस पॉइंट में बात करें तो लगभग देखेंगे सभी जगह पर 1970 के दशक के मध्य क्या है यहाँ पर देखिए 200 हेक्टेयर की क्या है पूरे जुते खेत की क्या है सिंचाई होने लगी है। तो 1900 बाकी क्या है सिंचाई की बात हुई है और ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं। ऊपर नीचे देखेंगे थोड़ा सा हम, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या है बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। अगर देखें बहुविध प्रणाली किसे कहते हैं तो क्या है एक वर्ष में क्या है एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल जो पैदा करते हैं या लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। तो चलते आगे नेक्स्ट देखेंगे। देखो यह भूमि के क्या है किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की क्या है सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम क्या है 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से 3 फसलें के रूप में क्या है आलू पैदा करते हैं। अगर इस क्षेत्रों में देखें तो हम क्या है ज़्यादातर यहाँ पर मूंग वगैरह उगा लेते हैं, बाकी क्या है उस स्थान पर क्या है इस बीच वाले क्षेत्र जो आता जो टाइम है उस टाइम में क्या है आलू का उत्पादन कर लेते हैं पालमपुर के लोग। चलते नेक्स्ट अगर आगे जाने तो इसमें देखो
जो पीछे थोड़ा पॉइंट थे उसमें क्या है, बस खेती के बारे में दे रखा था और ज़्यादा कुछ नहीं है, आप उसे सब कुछ जानते हो, बिल्कुल आसान है। तो नेक्स्ट देखें, यहाँ से देखें वो बता रखा कि 1960 के दशक, यहाँ से देखेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दशक के मध्य खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। अगर देखिए पारंपरिक बीज कौन से होते हैं, जिनका उपयोग क्या है सदियों से होता आ रहा है, उन्हें कहते एक तरीके से पारंपरिक बीज, जिसकी क्या उपज अपेक्षाकृत कम थी, क्योंकि क्या है वो बहुत पहली प्रणाली थी, इसलिए क्या है उनकी उपज भी कम थी। परंपरागत क्या है बीजों को कम क्या है सिंचाई की आवश्यकता होती थी। अगर देखें जो पहले बीज थे उन्हें क्या सिंचाई की भी कम आवश्यकता थोड़ी सी। देखिए किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का उपयोग करते थे। अगर पालमपुर में देखें खाद किस प्रकार का है, गाय के गोबर का या अन्य कुछ प्राकृतिक जो वस्तु हो सकती हैं, चीज़ हो सकती है, यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे। ये आपको पता है क्योंकि क्या है वो अपने पास गाय भैंस रखते थे और उनका गोबर क्या है खाद के लिए काम आता था, तो जो उनके पास पहले ऑलरेडी होता था, जिसे क्या खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। अब देखेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट है कि 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है हरित क्रांति ने भारत में के किसानों में अधिक उपज बीजों के द्वारा क्या है गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सीखे। एक तरीके से क्या है गेहूं और चावल में क्या हरित क्रांति ने एक तरीके से क्रांति हिला दी थी, जिसके कारण क्या है एक खेत में क्या है अब अधिक पैदावार होने लगी। अब देखेंगे परंपरागत बीजों की तुलना में क्या है HYV जो बीज थे वो क्या है अधिक एक तरीके से उपजाऊ थे और ज़्यादा फसल देने वाले थे। देखेंगे यहाँ पर एक मैप दे रखा, देखो उर्वरक है, कीटनाशक है, ये सभी क्या है खेतों में काम आने वाले चीज़ें हैं। जैसे ट्रैक्टर है, ये सभी नलकूप है, नहरें हैं, ये सभी क्या है कृषि के लिए एक तरीके से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं देखें तो चलते हैं नेक्स्ट है जो हमारा देखें तो ऊपर एक पॉइंट था कि उनसे क्या है अधिक मात्रा में अनाज पैदा होने की आवश्यकता थी। जो HYV जो बीज थे उनसे क्या है अधिक पैदावार होने की क्या है आशा थी। ये हो जाएगा। देखें इनके परिणामस्वरूप क्या है जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा क्या है कहीं अधिक मात्रा में अनाज की जो मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद की और कीटनाशकों की जरूरत थी। जो नए नए बीज हैं उसके लिए क्या है अधिक पानी भी चाहिए और उसमें क्या है कीड़े जल्दी लग जाते हैं, तो क्या है कीटनाशक भी चाहिए। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। जो नई जो प्रणाली है आपकी जो हरित क्रांति है वो क्या है कीटनाशकों, रासायनिक जो उर्वरकों, इनसे ही क्या है संभव थी और ज़्यादा पानी से। अगर देखिए थोड़ा सा यहाँ दे रखा डाटा कि भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। देखिए तो जो हरित क्रांति में जो आए थे प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है, पॉइंट को याद रखना बिल्कुल। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्या है किसानों ने सबसे पहले यहाँ पर उपयोग किया था। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और क्या है HYV बीजों का रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक का प्रयोग किया। उनमें से क्या है कुछ ने ट्रैक्टर और क्या है फसल गहाने के लिए क्या है मशीनें खरीदी और जिसमें से क्या है जुताई और कटाई के पास तेज कर दिया, मतलब काम को क्या और तेज कर दिया। इसमें क्या है गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। तो सबसे पहले देखें तो जो सबसे ज़्यादा जो पैदावार हुई है हरित क्रांति में वो गेहूं की हुई है। ये पॉइंट भी आप याद रख लेना बिल्कुल। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज ये है 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। अब देखेंगे HYV जो बीजों से उपज क्या है 3200 किलोग्राम। सोचो एक तरीके से कितनी बढ़ोतरी हुई है, प्रति हेक्टेयर पहुंची है। इन पॉइंटों को आप बिल्कुल याद रख लेना। यहाँ पर जो पॉइंट दे रखे हैं ये वाले। तो नेक्स्ट देखते हैं गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक क्या वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिक गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। तो एक तरीके से उनके पास अब ज़्यादा मात्रा उपलब्ध है गेहूं की। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखें तो बात की गई है कि क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। जो हरित क्रांति आई थी जिसमें क्या एक तरीके से हमने बहुत सारी फसलों को उगाया है और देखें जो सबसे ज़्यादा हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो कहाँ से मिला है, वो मिला है हमें गेहूं से, कि गेहूं सबसे ज़्यादा फसल एक तरीके से वहाँ से पैदा हुई है। तो देखिए क्या इसे भूमि धारण कर पाएगी, पॉइंट है भैया ये। तो देखते हैं भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, आपको पता है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। तो क्या है भूमि का क्या है सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेतों की आधुनिक कृषि की विधियों से प्राकृतिक संसाधन आधार की अति उपयोग उपयोग किया है।
अनेक क्या है क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है, क्योंकि जो हम खाद और ये बीज भी और तथा अन्य कीटनाशक पदार्थ डालते हैं, उससे क्या है जो जमीन है उसकी उर्वरता क्षमता कम होती जा रही, घटती जा रही है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण क्या है भूमि जल के सतत प्रयोग से भूम जल स्तर भी कम हो रहा है। एक और क्या है इसमें हानि है कि जो ज़्यादा पानी की आवश्यकता है इन्हें, तो इसलिए क्या है जो भूमिगत जल है, जो भूम जल है, उसे भी क्या एक तरीके से वो भी उसका स्तर भी क्या है घटता जा रहा है। मिट्टी की उर्वरता और भूम जल जैसे पर्यावरण संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, ये आपको पता ही, क्योंकि इन्हें बनने में क्या है काफ़ी समय लग जाता है। जो ये संसाधन है एक बार नष्ट होने के बाद में क्या है पुनर्जीवित करना इस बहुत एक तरीके से ज़्यादा कठिन हो जाता है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, ये दे रखें। तो इसे कहते तरीके से क्या इसे भूमि धारण कर पाएगी, तो क्या है ये देखें तो भूमि के लिए नुकसानदायक भी है, और वैसे देखें तो जो किसान है उनका फ़ायदा हो रहा है। ये पॉइंट दे रखे इसमें। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे पॉइंट देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो देखिए नीचे पॉइंट दे रखा कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। जो भूमि का वितरण देखेंगे पालमपुर गांव में किस प्रकार एक तरीके से वितरित है, ये थोड़े से पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रख लेना है अभी। देखें देखो तो आपने यह जान लिया होगा कि खेती के कह लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। ये आपको सभी को पता है कि जो भूमि है कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के क्या काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। और देखें पालमपुर में 450, देखें पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग क्या है 1/3, मतलब 450 परिवारों ने ऊपर देखे थे, उसमें से 1/3 मतलब क्या है 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। सोचो जो अधिकांश दलित हैं, जो जिनके पास भूमि नहीं है उनमें से क्या है अधिकांश वो दलित हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले छोटे भूमि के क्या है टुकड़े पर खेती करते हैं। भूमि के क्या है ऐसे टुकड़े पर खेती करने से किसानों के परिवार का पर्याप्त आमदनी नहीं होती। अगर देखिए यहाँ पर जो मध्यम वर्गीय थे, जो छोटे किसान हैं उनकी बात करते हैं, उनके पास क्या है 2 हेक्टेयर या उससे भी कम खेती है। अगर वो खेती करते थे तो उससे क्या है उनका अपना ही गुजार हो पाता था, कभी कभी क्या है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ये एक तरीके से स्थिति है। एक कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं जो पॉइंट दे रखे हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और पढ़ते हैं। देखो इस चित्र में क्या है जो 1.5 में आप ऐसे गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के टुकड़े को देख सकते हैं। इन पर क्या है छोटे किसान खेती कर सकते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लाट हैं, और पालमपुर में मझेले जो छोटे थे एक तरीके से, और क्या है बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर क्या है खेती करते हैं। तो जो बड़े किसान वो कितने हुए आपके 60 परिवार, और देखें तो 240 क्या थे उसमें ऐसे परिवार थे जिनके पास क्या 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन थी। नेक्स्ट देखेंगे देखो कुछ क्या है बड़े किसान के पास क्या है 10 हेक्टेयर से या इससे भी अधिक ज़मीन या भूमि है। तो यहाँ तक देख लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब आगे थोड़ा। यहाँ पर देखें तो एक चार्ट दे रखा है, ये ना आरेख 1.1 कृषि क्षेत्र और कृषकों का वितरण। देखो 85% हमने अभी आपको बताया था, जो 85% वो क्या है कहाँ पर लगे कृषि, मतलब कृषि क्षेत्र में लगे हैं। और देखें जो 55% वो मझोले और बड़े कृषक हैं यहाँ पर दे रखा है, और 44.6 है उसके पास क्या है ज़मीन ही नहीं है। ये टोटल एक तरीके से डाटा दे रखा है इसमें कि आप इसे देख सकते हो। तो चलते नेक्स्ट थोड़ा देखते हैं वो भी। यहाँ से देखिए एक पॉइंट दे रखा है श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो ये और जान लेते हैं कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो देखें भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन दूसरा आवश्यक कारक है। देखो अब हमने क्या है ज़मीनों के बारे में पूरा देख लिया था। जो पालमपुर में जो जिस प्रकार कृषि होती थी वो सारा का सारा हमने देख लिया है। उसके बाद देखते हैं जो दूसरा पॉइंट हमारा श्रम था, जो एक तरीके से कंपनी फैक्ट्री में पहला अगर देखें तो ये श्रम ही है जो एक तरीके से आवश्यक। पहला पूंजी देख सकते हैं, वैसे हम पहले तो ज़मीन थी। अगर देखें किसी भी कंपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होती है। भूमि को हमने अभी देख चुके हैं, या आप जो हम इसमें चैप्टर में उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन कहाँ हो वहाँ पर ज़मीन पर, या तो खेतों में ले लो या आप कंपनी फैक्ट्री में ले लो। इसी प्रकार अगर देखें हम तो श्रम का भी एक तरीके से, तो श्रम कौन करेगा यहाँ पर भी अगर देखें तो उसमें खेतों में श्रम कौन कर रहे हैं, या तो जिनके पास अपनी ज़मीन है थोड़ी ज़मीन है वो कर रहे हैं, या जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है जो दूसरे के खेतों पर काम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं।
यहाँ पर श्रम अगर कंपनी फैक्ट्रियों में देखें इसी को बिल्कुल रूप को, तो यहाँ पर क्या है, कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से यहाँ पर श्रम हो जाएगा। हमने जमीन का देख लिया, जमीन भी क्या है, दोबारा से बताएं आपको, जमीन क्या है, कंपनी फैक्ट्री जमीन पर होती है, बिल्कुल आपको बताया, और खेती भी क्या है, जमीन पर ही होती है, उसके अलावा नहीं होती। नेक्स्ट देखेंगे, हमने बताया आपको श्रम, तो श्रम की आवश्यकता कंपनी फैक्ट्री में होती है और क्या है आपका खेती में होती है। देखो छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो छोटे किसान है वो तो खुद कर लेते हैं, इस तरह वे खेती के लिए क्या आवश्यक श्रम की आवश्यकता स्वयं ही करते हैं। जो मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए क्या मजदूर या श्रमिकों को किराए पर रखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखो यहाँ पर दे रखा कि यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करना है कि खेतों में किए जाने वाले कार्यों में को क्या है, चित्र 1.6 में आपको पहचानना है। खेतों में काम करने के लिए के श्रमिक या तो भूमिहीन परिवार से आते हैं, ये तो क्या है भूमिहीन परिवार से होते हैं, या छोटे प्लांट में काम करने वाले परिवार से। खेतों का काम करने वाले श्रमिकों का क्या है, मतलब उगाई गई फसल पर क्या है कोई अधिकार नहीं होता। जो उगाई गई फसल है उस पर क्या है कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि क्या है वो उन्हें मजदूरी पर रखा जाता है। जैसे किसान का हो, मतलब जैसे किसानों का होता है उस प्रकार नहीं होता, बल्कि उन्हें क्या है उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। बस उन्हें एक तरीके से देखें तो मजदूरी मिलती है। मजदूरी नगद या वस्तु के जैसे क्या अनाज के रूप में भी हो सकती है, या तो पैसे या वस्तु के रूप में हो सकती है जो मजदूरी है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है, जो श्रमिक है उन्हें भोजन भी दिया जा सकता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल, और मतलब खेतों में एक से कृषक जो दूसरे कृषक कार्य के लिए क्या है अलग अलग होती है। अब देखेंगे रोजगार की अवधि में भी, जब रोजगार करते हैं उसकी अवधि में भी क्या है काफ़ी क्या विभिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, या फिर उन्हें क्या है विशेष जैसे कटाई या पूरी साल के लिए के काम पर रखा जा सकता है। एक तरीके से देखें तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो मजदूर होते हैं उन्हें या तो जब काम होता है जब बुला लिया जाता है, जब क्या है या तो ये हो सकता है कि जब ज़्यादा ही काम है तो क्या है किसी या एक या दो मजदूरों को क्या है परमानेंटली रख लिया जाता है साल दर साल। देखेंगे ऐसे इस प्रकार क्या है, यहाँ पर कुछ रेशो दे रखा है खेती का जो पैसों का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। चलते अगले पॉइंट की तरफ हम। तो जो अगला पॉइंट हमारा वो है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। हम देखते हैं खेतों के लिए क्या है आवश्यक जो पूंजी है। देखो आप पहले ही देख चुके हैं कि खेतों की मतलब आधुनिक तरीके के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। जो हमने हरित क्रांति में देखा था कि क्या है जो खेतों एक तरीके से आधुनिक रूप से किए जा रहे हैं उसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, कीटनाशकों की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या पैसा लगता है, अच्छे से जुताई की जानी चाहिए, तो इस प्रकार क्या ज़्यादा पैसा लगता है। देखेंगे अतः क्या अब किसानों को पहले से अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। अब देखेंगे क्या है यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी बात की गई है। तो देखो जब पैसा चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपका समय बचेगा। इसमें देखो क्या है कि जो किसान है, जो छोटा किसान है, उसे जब पैसा चाहिए तो उसे क्या है कर्ज पर ले लेता है, और जब उसे की फसल उठती है तो उसे क्या है फिर लौटा देता है। बस एक तरीके से यहाँ पर पूरा जो बड़े व्यापारी होते हैं उनसे क्या है कर्ज ले लेता है और एक तरीके से फिर वापस देता है। बस इतनी बात है और ज़्यादा कुछ बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार हम अगर यहाँ देखें तो इसमें दे रखा अधिशेष कृषि उत्पादों का बिक्री। सिंपल है भाई, अगर इसमें देखें तो इसमें देखो क्या बता रखा है, मैं आपको बिल्कुल समझा देता हूँ, इसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वही सारा का सारा जो अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए तो जब किसान की फसल उठती है, जब तैयार होती फसल खेतों में, तो फसल तैयार होने के बाद में क्या है किसान उसे क्या है बेचने जाता है, और जितनी उसे आवश्यकता होती है वो रख लेता है। मतलब आवश्यकता है जितनी, उसे रखने के बाद में जो बचता है उसे कहते हैं अधिशेष। अब जिसे क्या है वो मंडी में जो पास वाले जो गांव है उसमें बैलगाड़ी किसी में भरकर क्या है ले जाता है और मंडी में जाकर क्या है उसे बेच देता है। तो ये एक तरीके से क्या है इसमें पूरी प्रक्रिया है जो अधिशेष है और क्या है उत्पादों की बिक्री है। ये इसमें पॉइंट दे रखा और कुछ नहीं है। इसमें थोड़े से स्टोरी दे रखी, एक एग्जाम्पल दे रखा, बाकी सिंपल है बिल्कुल जो मैंने आपको बता दिया वही है। तो चलते आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ देखते हैं एक तरीके से जो आपको बता रखा मैंने कि क्या है कृषि के अलावा भी हम क्या है कुछ गैर जो कृषि जो क्रियाएं हैं वो भी जानने वाले हैं। सबसे पहले देखिए पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। तो पालमपुर में अगर देखिए 85% लोग थे वो किस में लगे हुए थे, वो लगे हुए आपके खेती में कृषि में लगे हुए हैं, और जो बाकी के जो 25% लोग हैं वो कहाँ लगे हैं अन्य जो कृषि क्रियाएं मतलब गैर कृषि क्रियाएं सॉरी, तो अन्य गैर कृषि क्रियाओं में लगे हुए हैं। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो रहेगा आपका डेयरी। तो कहाँ पर लगे हुए हैं डेयरी क्या है अन्य क्या है प्रचलित क्रिया है।
तो डेयरी आपको पता होगा जिसमें क्या है पशु रखे जाते हैं, उसमें क्या है दूध निकाल कर बेचा जाता है। यहाँ पर भी कहानी दे रखी है, छोटी सी कहानी है कि क्या है पालमपुर के कई परिवारों में क्या है डेयरी प्रचलित क्रिया है। तो डेयरी रख रखी है, उसमें क्या है जो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि क्या है एक जो व्यक्ति है वो दूध कढ़वाता है अगर देखें, तो उसके बाद में क्या है उसे वो शहरों में बेचने जाता है। शहरों में उसका एक मित्र होता है जो उसे क्या है शीतलन केंद्र, ये जानने के लिए है शीतलन केंद्र मतलब क्या है, उसे पहले वो कोल्ड हाउस जिसे कहते हैं शीतलन केंद्र, दूध को वहाँ पर संग्रहित कर लिया जाता है, उसके बाद में क्या है वो बड़े बड़े कस्बों में वहाँ पर भेज देता है। ये पॉइंट है और कुछ नहीं है, जो डेयरी आप जानते हो जो दूध का काम होता है डेयरी पॉइंट, सिंपल है। देखो अगर दूसरा देखें तो हमारा जो दूसरा पॉइंट था उसे जान लेते। पालमपुर में क्या है लघु स्तरीय विनिर्माण एक उदाहरण। ठीक, विनिर्माण अगर देखें तो पहले ये जान लेते विनिर्माण होता क्या है। तो विनिर्माण अगर देखें तो इसमें क्या है आपका जैसे टोकरी बनाना, या एक जैसे कुम्हार होते हैं वो कुछ मटके घड़े बनाते हैं, तो इस प्रकार एक तरीके से क्या अन्य भी कुछ हो सकते हैं, जैसे आपका लोहार होगा, बड़े हो गया। तो ये जो उत्पादित करते हैं जो वस्तुएं जो एक तरीके से लघु उद्योग होते हैं, वहाँ पर जो निर्माण का काम होता है उसे एक तरीके से क्या हम विनिर्माण कह सकते हैं, जो पालमपुर में भी होता है। तो देखो थोड़ा सा अगर पढ़कर देखो तो देख लेना आप। देखो इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग क्या विनिर्माण कार्य में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियाँ होने वाले विनिर्माण के विपरीत क्या है पालमपुर में विनिर्माण बहुत ही सरल उत्पादन है। अगर देखिए छोटी मात्रा पर हो रहा है, पर ठीक छोटे स्तर पर हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ये वही पॉइंट है सारे के सारे। अगर एक और पॉइंट देख सकते हैं हम तो क्या है पालमपुर के दुकानदार, पालमपुर के क्या दुकानदारों के बारे में बताया गया है कि क्या है जो थोक विक्रेता होते हैं जो अपनी दुकानें खोल लेते हैं, परचून की दुकान खोल लेते हैं। यहाँ पर उसकी बात की देखो पालमपुर में ज़्यादातर लोग क्या व्यापार, ठीक पालमपुर में व्यापारी थे, दुकानदार हैं जो क्या है शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, ये हो गया। और उन्हें क्या है गाँव में क्या है लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोर देखते हैं आप, एक तरह परचून की दुकान है जहाँ पर क्या है चाय है, चीनी है, बिस्कुट है, साबुन है, टूथपेस्ट है, बैटरी है, और क्या है आपका ये है मोमबत्तियाँ, ये सभी के सभी सामान आपको मिल जाते हैं। ये इन्हें कहते हैं एक तरीके से हम परचून की दुकान, बस सिंपल और कुछ नहीं। आपको पता है पालमपुर के जो दुकानदार है वो क्या क्या बेचते होंगे, सिंपल है बिल्कुल पॉइंट अगर देखें तो। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये हमारा शायद लास्ट पॉइंट है, देखें क्योंकि क्या इसमें दे रखा है परिवहन, जो हमने एक और देखा था कि पालमपुर में क्या है एक अन्य क्रिया और भी है जो गैर कृषि क्रिया है, वो है आपका परिवहन। तो देखें परिवहन तेजी से विकसित होता एक क्षेत्रक, तो क्षेत्र के बारे में अगर हमने देखा तो देख लिया है एक तरीके से। बाकी ये और देखें कि परिवहन के बारे में देख लें तो परिवहन में अगर देखें तो क्या जाएगा, जैसे रिक्शा वाले हैं, तांगे वाले हैं, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, ड्राइवर तथा क्या है परंपरागत बैलगाड़ी और क्या है दूसरी गाड़ियाँ, ये एक तरीके से क्या है परिवहन के साधन आ जाएंगे, जिसमें क्या है हमारा ऑटो भी हम लगा सकते हैं जो शहरों में और गांव में भी क्या है बहुत ज़्यादा चलते हैं। ये क्या है पालमपुर में सभी के सभी क्या है ये साधन आ जाएंगे किसके, परिवहन के। तो देखिए इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है ये फिनिश हो चुका है। आई होप बिल्कुल ही अच्छे से आपके समझ आएगा, के हमने आपको क्या है बारीकी से सारे के सारे पॉइंट बताने की कोशिश की है। जहाँ पर ज़्यादा आपको बताने की जरूरत है वहाँ ज़्यादा बताया है, जहाँ पर बिल्कुल नहीं बताने की जरूरत वहाँ पर क्या है कुछ बिल्कुल सिंपल पॉइंट दे रखे हैं, वहाँ पर एक तरीके से ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो इसी के साथ हमने क्या है अपना चैप्टर भी फिनिश कर लिया है, पहला जो चैप्टर है। इसके साथ क्या है हम जो इसमें जो भी चैप्टर हैं 3 या 4 चैप्टर शायद इसमें, तो सारे के सारे बिल्कुल इसी प्रकार हम अच्छे से कवर करेंगे, डिटेल से जानेंगे। तो क्या है चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें ताकि क्या है आपकी जो पढ़ाई है बिल्कुल ऐसी बरकरार बनी रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको क्या है जो नोटिस आते हैं सभी के क्या है नोटिस भी आपको मिल सके, और क्या हम जॉब और उससे रिलेटेड जानकारी आपको देते रहेंगे कि किस प्रकार कहाँ पर जॉब निकली है। ज़्यादातर इसमें क्या है आपको टीचिंग रिलेटेड जो जॉब है वही बताई जाएंगी ज़्यादातर, बाकी 2-4 और भी हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ज़्यादा मात्रा में रहेंगे, वो भी आपको बताई जाएंगे, ताकि क्या है हमारा उद्देश्य एक ही केवल की नौकरी प्राप्त करना। तो इसलिए क्या है हम आपको पूरी डिटेल आपको बताते रहेंगे। तो अब हम क्या है आपसे विदा चाहते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में इकोनॉमी के। तो तब तक के लिए धन्यवाद।